Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 5th of May 2026. तो गाइज आज है तारीख 5 मई 2026 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। 80,000 के आसपास लोग चैनल पे जुड़ चुके हैं। मेक श्योर करें आप भी उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे सभी लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं ना। हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है त्रिनिडेड एंड टोबैगो को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर शुभारंभ करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन को। वैसे आज न्यूज़पेपर में कुछ भी खासा इंपॉर्टेंट है नहीं। मैंने इंडियन एक्सप्रेस भी देख लिया पूरी तरह से, ये द हिंदू भी देख लिया। हुआ क्या है, क्यों नहीं इंपॉर्टेंट आया है ये तो बताओ। रीज़न है दोस्तों इलेक्शन की न्यूज़। कल आपको पता है इलेक्शन के परिणाम आए हैं। देश के अंदर में 4 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन हुए थे रिसेंटली, उसके कल यहाँ पे रिजल्ट्स आए हैं। तो वही रिजल्ट्स के बारे में चर्चाएं हो रही हैं। हर एक पेज मतलब पूरा का पूरा न्यूज़पेपर ए टू जेड, देश का हर एक अखबार दोस्तों यहाँ पर इस इलेक्शन के रिजल्ट की ही चर्चा कर रहा है। दैट इज़ वाई आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कुछ खबरें हैं जो काम की हैं, साइंस एंड टेक पर है, पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इकॉनमी की न्यूज़ है, तो वो थोड़ा सा कवरेज हम लोग करेंगे। लेकिन क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में भी डिस्कशन कर ही लेते हैं, चर्चाएं इतनी हो रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता है वैसे तो 4 राज्यों में और एक यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन था। 4 राज्यों में कौन कौन से बात कर रहे हैं, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल और असम की। यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो पुडुचेरी। इन चारों जगहों पे इलेक्शंस की बात हुई। कल इसके परिणाम निकल कर आए। परिणाम में 2 जगह पर बड़ा बदलाव होता है। एक वेस्ट बंगाल के अंदर में चेंज होता है और दूसरा यहाँ पे तमिलनाडु में चेंज होता है। तमिलनाडु में जो अभी तक चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे एम के स्टालिन साहब, उनकी पार्टी हुआ करती थी डीएमके पार्टी। मतलब पूरा ही स्ट्रक्चर ही चेंज हो चुका है दोस्तों। अभी आपको पता होगा रिसेंट समय पर जो एक साउथ एक्टर हैं, ठीक है, विजय थालापति, तो बेसिकली यहाँ पर अभी इन्होंने एक पार्टी शुरू की थी। 2024 में पॉलिटिक्स में एंट्री होती है। आप देखो कितना तेज़ी से यहाँ पर एक प्रोग्रेस होता है और 2026 के अंदर में अब फाइनली यहाँ पर ये चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे तमिलनाडु के। तो इनकी पार्टी है जिसका नाम है टीवीके। तो डीएमके हार चुका है, टीवीके यहाँ पे जीत चुका है। 107 सीट्स यहाँ पर टीवीके को मिली हैं, इनकी पॉलिटिकल पार्टी को मिली हैं 234 सीट्स में से। तो इनके पास में बहुमत है आज के समय पर। फिर केरला के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो केरला में भी बदलाव हुआ है। ठीक है, केरला में भी यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे पिनारी विजयन, अब यहाँ पर वो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। केरला के अंदर में जो यूडीएफ अलायंस है, स्पेशली कांग्रेस लेड अलायंस है ये, तो उसमें यहाँ पर ये सीट्स सबसे ज़्यादा इन्होंने जीती हैं। 102 सीट्स यहाँ पर मिली हैं 140 में से। फिर वेस्ट बंगाल की दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा चर्चाएं हुई हैं। इवन बहुत सारी फॉरेन न्यूज़ भी आपको, मतलब फॉरेन मीडिया भी इस पर चर्चा करता हुआ दिखेगा वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस के ऊपर में। वेस्ट बंगाल में 293 सीट के ऊपर में ये इलेक्शन होता है, जिसमें से दोस्तों टीएमसी जो पहले एक बहुमत के साथ में हुआ करती थी, अब टीएमसी को पछाड़ दिया है बीजेपी ने। बीजेपी को 293 में से 206 सीट्स के ऊपर में जीत हासिल हुई है। तो एक बहुमत के साथ में यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर में बीजेपी अपनी सरकार बना रही है। ठीक है, फिर असम में तीसरी बार आप देख पा रहे हैं कि बीजेपी एक बहुमत के साथ में अगेन यहाँ पर गवर्नमेंट बना रही है। असम में बेसिक तौर पे एक अलायंस है, नेडा अलायंस, ठीक है, अब उसमें बीजेपी का रोल है। तो 126 सीटों में से 102 सीट्स यहाँ पर बीजेपी के पास में जाती हैं। पुडुचेरी की सिचुएशन देखोगे तो क्योंकि एक यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी जो बीजेपी लेड अलायंस है, ठीक है, एनडीए अलायंस जिसकी हम बात करते हैं, तो इसको यहाँ पर ये 18 सीटें मिलती हैं। ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसमें भी 18 सीट्स यहाँ पर मिलती हैं, तो यहाँ पर भी बीजेपी की जीत होती है। तो पुडुचेरी, असम और वेस्ट बंगाल 3 जगह पे बीजेपी आती है। तमिलनाडु में टीवीके आए है, नई पॉलिटिकल पार्टी है। और केरला के अंदर में दोस्तों यहाँ पर ये यूडीएफ आ चुका है। तो ये कुछ चेंज हुआ है देश के अंदर में पॉलिटिक्स स्ट्रक्चर में, इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर में। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, जो भी हम लोगों ने अभी के समय पर पढ़ा है, क्योंकि अपडेट है, हर जगह पर चर्चाएं हो रही हैं, तो पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आगे आते हैं दोस्तों। उसके बाद में अब शुरुआत करते हैं आज के अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस की। तो हमारे पास में फ्रंट पेज पे तो वही सब भरा है जो हम लोगों ने डिस्कस किया। फ्रंट पेज पे क्या शुरू के 10-15 पेज ऐसे ही भरे पड़े हैं, ठीक है, 10 पेज तो भरे पड़े हैं। अब दोस्तों यहाँ पर काम की खबरों को ढूंढने के लिए आज थोड़ा सा टाइम देना पड़ा, लेकिन साइंस एंड टेक पे जैसे ही जंप करता हूँ एक बहुत शानदार आर्टिकल मिलता है। निसार सैटेलाइट आपको पता होगा लास्ट ईयर 2025 में लॉन्च किया गया था जुलाई के महीने में।
निसार सैटेलाइट बेसिक तौर पे इसरो और नासा का एक कोलैबोरेटिव प्रोग्राम था, जिसमें हमने एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च किया था जो लगातार पृथ्वी को ऑब्जर्व कर सके, अर्थ के बारे में जानकारी दे सके कि अर्थ पे कहाँ कहाँ पर लैंड, ये जो ज़मीन वगैरह है, इसका एक डेटा प्रोवाइड मिल जाए। ठीक है कि कहाँ कहाँ पर ज़मीन धंस रही है, ज़मीन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी निसार सैटेलाइट ने पिछले कुछ महीने के डेटा के हिसाब से मैक्सिको सिटी को लेकर जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो थोड़ी चौंकाने वाली इंफॉर्मेशन है। ये आर्टिकल आपके न्यूज़पेपर का है कि मैक्सिको सिटी इज सिंकिंग सो फास्ट दैट इट कैन बी सीन फ्रॉम द स्पेस। यानी निसार सैटेलाइट ऊपर अंतरिक्ष से ये लगातार देख पा रहा है कि मैक्सिको सिटी पूरा का पूरा इतना बड़ा शहर, मैक्सिको सिटी बेसिक तौर पे मैक्सिको की राजधानी है। एक देश की राजधानी ज़मीन के नीचे धंसती चली जा रही है, वो देखा जा सकता है। ऊपर सैटेलाइट उस चीज़ को शो कर रहा है, दिखा रहा है। इवन क्या ये चीज़ें मैक्सिको सिटी में आंखों से देखी जा सकती हैं? बिल्कुल देखी जा सकती हैं। मैक्सिको सिटी में कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, वो टेढ़े होने शुरू हो चुके हैं, उनका झुकाव एक साइड हो रहा है। क्यों? क्योंकि ज़मीन नीचे धंस रही है। इस ज़मीन के नीचे धंसने के कॉन्सेप्ट को हम सिंकिंग कहते हैं, या फिर अगर साइंटिफिकली यहाँ पर ज्योग्राफिकल टर्म में देखें तो उसको सबसिस्टेंस कहा जाता है, सबसीडेंस कहा जाता है। ये आपने देखा होगा। ठीक है। इंडिया के अंदर में यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि बहुत सारी जो लैंड्स हैं स्पेशली हमारे हिमालयन रीजन में वो धंसती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बहुत विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन पहले लोकेशन देख लेते हैं। मैक्सिको की बात कर रहे हैं तो अमेरिका का भाई पड़ोसी है मैक्सिको, ये रहा। ये इनकी कैपिटल मैक्सिको सिटी, हम इसी मैक्सिको सिटी की बात कर रहे हैं, इस राजधानी की बात कर रहे हैं जो लगातार धंस रहा है। मैक्सिको के नीचे एक कंट्री है बेलीज़, दूसरा ग्वाटेमाला जो बॉर्डर को शेयर करता है। ग्वाटेमाला अक्सर न्यूज़ में रहता है। फिर उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको के बीच में एक गल्फ़ बनता है, इसको गल्फ़ ऑफ मैक्सिको कहा जाता है। ये भी अभी हाल ही में न्यूज़ में था क्योंकि गल्फ़ ऑफ मैक्सिको में अमेरिका ऑयल ड्रिलिंग के ऊपर में फोकस कर रहा था। ठीक है, हम यहाँ से बहुत सारा ऑयल निकालेंगे। और कैरिबियन कंट्रीज़ भी ये पास में आप देखोगे गल्फ़ ऑफ मैक्सिको से निकलोगे ना, तो ये जो समुद्र वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं कैरिबियन सी। और जितने भी आइलैंड्स, जितने भी महाद्वीप यहाँ पर देखने को मिलेंगे, अलग अलग देश हैं, आइलैंड कंट्रीज़, उनको कैरिबियन नेशन कहा जाता है। समझे? चलिए, अब एग्जैक्टली यहाँ पर ये इशू क्या है, तो सर आपको दिखाई दे रहा है कि मैक्सिको सिटी एक अलार्मिंग रेट पर, बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक विषय है। ठीक है, सिचुएशन इमरजेंसी वाली बन चुकी है, इसको अब रिकवर नहीं किया जा सकता, ऐसी सिचुएशन बन चुकी है। क्योंकि सालाना हिसाब से मतलब पर ईयर 25 सेंटीमीटर से ये ज़मीन नीचे धंस रही है। पूरा मैक्सिको सिटी नीचे, ज़मीन के नीचे धंसता चले जा रहा है, डूबता चले जा रहा है। सैटेलाइट डेटा यहाँ पर इस चीज़ को दिखाता है, और कहीं कहीं जगह पर जो ज़मीन है वो महीने के हिसाब से 2-2 सेंटीमीटर नीचे धंस रही है। पिछले अगर 100 सालों में बात करेंगे तो मैक्सिको सिटी के मेजर पार्ट्स 12 मीटर से ज़्यादा ज़मीन के नीचे धंस चुके हैं। अब क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, ऐसा क्यों? वाई मैक्सिको सिटी इज सिंकिंग? आखिरकार कारण क्या है? तो सबसे मेन कारण दोस्तों याद रखेगा, क्योंकि एक तो मेन कारण आप सोचोगे क्या टेक्टोनिक प्लेट्स होंगी, नीचे प्लेट्स दूर जा रही होंगी, डाइवर्जेंट एक दूसरे से दूर भाग रही होंगी, इसलिए सिटी धंस रहा होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो मेन रीज़न है कि ये पूरा मैक्सिको सिटी एक समय पर, एक ज़माने में एक झील हुआ करता था। ये पूरा शहर बनाया गया है एक फॉर्मर लेक के ऊपर में, एक झील के ऊपर में। याद रखेगा, द सिटी इज कंस्ट्रक्टेड ओवर अ फॉर्मर लेक। और उस झील का नाम आपको रट लेना है अच्छे से, उस झील का नाम है टेक्सकोको लेक। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है, टेक्सकोको लेक। अब इस झील में बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी हुआ करती थी, सॉफ्ट क्ले, सेडिमेंट्स हुआ करता था। ये मटेरियल ऐसा है जो हाईली कंप्रेसिबल है, जो आराम से दबाने से धंस जाता है नीचे। और इसके ऊपर पूरा शहर, पूरा कैपिटल बसा रखा है। तो जैसे जैसे यहाँ पर अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैलता चले जा रहा है, बड़े बड़े यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करे जा रहे हैं, तो उससे जो वो ग्राउंड है वो अनस्टेबल सा हो चुका है और वो नीचे की साइड में धंसना शुरू हो गया है। दूसरा मेन रीज़न यहाँ पर यह है कि भाई उसमें जो बचा कुचा ग्राउंड वाटर होता है, ज़मीन के नीचे पानी होता है, उसको बहुत मैसिवली निकाला जा रहा है मैक्सिको में। तो पानी निकाल दोगे, मिट्टी और ज़्यादा धंसनी शुरू हो जाएगी, कॉम्पैक्ट होनी शुरू हो जाएगी, सिंक होनी शुरू हो जाएगी। ये भी एक रीज़न है। और थर्ड रीज़न इज़ रैपिड अर्बनाइजेशन। लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन करना, लगातार यहाँ पर शहरीकरण बढ़ रहा है, वाटर की डिमांड बढ़ रही है, लैंड के ऊपर में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और इस वेट की वजह से भी ये जो पूरी ग्राउंड लेयर है वो कंप्रेस होती चली जा रही है। जब आपको पता है कि मैक्सिको सिटी एक झील के ऊपर में बसा हुआ है, उस झील का नाम है लेक टेक्सकोको, तो यहाँ पर उस तरीके का ही आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था। मैसिव प्रेशर मींस मैसिव सब्सिडेंस, और वही हो रहा है। सिंकिंग बहुत तेज़ हो चुका है, ये शहर धंसता चले जा रहा है, इसकी रिकवरी इम्पॉसिबल है। और रिकवरी हुई भी तो मॉन्यूमेंट्स जो टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं, जो गिरने वाले हैं, उनका ही थोड़ा बहुत रिकवरी कर लिया जाएगा, दैट्स ऑल।
अब क्वेश्चन यह है कि भाई चलो ठीक है, समझ में आया, अब सिंक हो रहा है तो इसको रोका तो जा नहीं सकता, है ना? अब नेचर के खिलाफ नहीं जा रहे। तो ये बताओ क्या-क्या डैमेज हो रहा है आज के समय पर? वहाँ का पूरा सबवे सिस्टम, ड्रेनेज नेटवर्क, वाटर सप्लाई सिस्टम, बिल्डिंग्स एंड रोड्स सब डैमेज हो रहा है। जो मॉन्यूमेंट्स है, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन कैथेड्रल, ये एक इम्पोर्टेंट स्मारक आपको देखने को मिलेगा मेक्सिको सिटी में। उसको आप क्लियरली देख सकते हैं कि वो झुक चुका है, एक साइड लटक रहा है। वाटर क्राइसिस शुरू हो रहे हैं। इवन अभी भी यहाँ पर लोगों को वो समझ में नहीं आया है, लगातार पानी को नीचे से निकाला जा रहा है, अंडरग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। तो आप देख पाओगे वो और श्रिंक हो रहा है। हमने अभी भी कंट्रोल नहीं पाया है उसके ऊपर में, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है एग्जैक्टली। फिर उसके बाद में अब क्वेश्चन है, ये सब कुछ पता कैसे चला? ये ऐसा नहीं है कि पता नहीं था। अभी कुछ समय पहले यानी अक्टूबर 2025 से लेकर जनवरी 2026 के बीच में ज़्यादा जानकारी इसको लेकर मिली है। क्यों? क्योंकि हमने पिछले साल निसार सैटेलाइट लॉन्च किया था और निसार सैटेलाइट का यही तो काम था ना। इसी के लिए दोस्तों इसरो और नासा दोनों साथ में कोलैबोरेट करते हैं, सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं कि धरती पे क्या हो रहा है, लैंड स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी पूरी मैपिंग करना, है ना? डिज़ास्टर वगैरह कहाँ पे आ सकता है, उसकी पूरी मैपिंग करना। और उस चीज़ में कहीं न कहीं ये एक सफल इनिशिएटिव हमको दिखता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहीं पर एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट एग्जैक्टली इज़ निसार? ये निसार है क्या भाई? तो निसार एक जॉइंट मिशन है नासा और इसरो का। ठीक है? इसमें हमने क्या किया है, रियल टाइम जो चेंजेस हो रहे हैं अर्थ के ऊपर में, उसको भाँपने के लिए, उसको मेज़र करने के लिए यहाँ पे हमने सैटेलाइट लॉन्च किया था। ये सैटेलाइट आज क्या करता है, बहुत सटीक टेक्नोलॉजी के साथ में, हाई एक्यूरेसी के साथ में ज़मीन के अंदर जो भी बदलाव हो रहे हैं अर्थ के ऊपर में, उसकी मैपिंग क्रिएट करता है, उसका इन्फॉर्मेशन हमारे साइंटिस्ट्स को प्रोवाइड करवाता है। इससे जितना भी अर्बन सब्सिडेंस है, जो शहर के अंदर में ज़मीनें धँस रही हैं नीचे, या जो कहीं पर धरती में फॉल्ट लाइन है, या भूकंप कहीं पर आ रहे हैं, तो उन सबको स्टडी करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये पर्टिकुलर निसार सैटेलाइट। इवन ये क्लाइमेट चेंज को भी आज ट्रैक कर रहा है। एग्जाम्पल एंटार्क्टिका के अंदर में जो लगातार ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन हमको दे रहा है। कोई डिज़ास्टर आता है तो डिज़ास्टर से पहले ये अर्ली वार्निंग जारी कर सकता है, ये भी इसका एक बहुत रेलिवेंट रोल है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग बात ये की जा रही है, जो सैटेलाइट इमेजरी है, सैटेलाइट के साइड से, सैटेलाइट की तरफ से जो भी इमेज दी जा रही है, इससे आप सारा का सारा सरफेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सरफेस के नीचे की बातों को भी यहाँ पर अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करवाता है, जिससे भविष्य में हम सही तरीके से मैनेजमेंट करवा पाएंगे। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बचा पाए तो कम से कम कुछ लोगों की जान बचा पाएंगे। समझ रहे हैं? हालाँकि गवर्नमेंट के कुछ रिस्पॉन्स वहाँ पर भी नहीं है मेक्सिको के अंदर। कुछ प्रॉब्लम होती है, मॉन्यूमेंट इधर-उधर कोई खरोंच आती है, रिपेयर कर दिया जाता है, काम खत्म। लेकिन अब सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करके प्लानिंग सॉल्यूशन पे काम करना होगा। आगे भविष्य में क्या करना है, आगे आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, इसके ऊपर अभी से ही सोच-विचार करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ मेक्सिको सिटी इज़ सिंकिंग। रीज़न आप समझ गए ना कि भाई ग्राउंड वाटर ओवर एक्सट्रैक्शन, एंड मैक्सिको सिटी जिस लेक पर बसा है वो बहुत एक ज़माने की लेक हुआ करती थी, लेक टेक्सकोको। ठीक है? अब कुछ भी आपको रिवाइज़ करना हो भविष्य में तो यू कैन रिवाइज़ फ्रॉम दीज़ रिविजन पॉइंटर्स कि मेक्सिको सिटी को लेकर क्या सिचुएशन है, ये हमने समझा। ग्राउंड वाटर ओवर एक्सट्रैक्शन और इसके इम्पैक्ट्स वगैरह, ये सब कुछ हमने विस्तार से कवर कर लिए। ये सारे के सारे रिविजन पॉइंटर्स भी आपके हाथों हाथ यहाँ पर कवर हो जाते हैं। ठीक? चलिए भाई, अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। लेकिन अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये जो दोस्तों आप लोग अपने सारे पीडीएफ्स देख पा रहे होंगे, एक शानदार से पीडीएफ जिसमें आपको न्यूज़पेपर के आर्टिकल कवर करवाए जा रहे हैं। उस आर्टिकल के सारे रेलेवेंट नोट्स बना कर दिए जा रहे हैं। ये पीडीएफ सारे के सारे आपको मिलते कहाँ पर हैं? ये पीडीएफ दोस्तों आपको मिलते हैं केवल और केवल हमारे पेड ग्रुप में। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का फ़ी पेमेंट बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है व्हाट्सएप का 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू जॉइन दिस ग्रुप। आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और कंप्लीटली अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है? और जो भी यहाँ पर दोस्तों ये पीडीएफ्स हैं ऑन अ डेली बेसिस मिलते हैं, और पुराने सभी पीडीएफ्स भी आपके हाथ में आ जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए। एक बहुत ही अफोर्डेबल ग्रुप आपके सामने प्रेजेंट है, जहाँ पे करंट अफेयर के कंटेंट को लेकर इधर उधर भागा दौड़ी करनी नहीं पड़ती। आपको सभी जगह पर एक ही जगह पर सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। ठीक है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग है एंड इम्पॉर्टेंट भी है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको आर्टिकल थोड़ा सा क्लियरली दिखाई दे। आर्टिकल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सर्वाइवर्स ऑफ फोर्सिबली इंजेक्शन ऑफ एसिड को
RPWD एक्ट के अंदर में शामिल कर दिया है। देखो हमारे पास में एक एक्ट है, इस एक्ट को कहा जाता है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। 2016 का यहाँ पर यह कानून है जो स्पेशली जो डिसेबल पर्सन हैं उनके अधिकारों की बात करता है। लेकिन इस राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं उनको भी कवर किया जाता है। यानी भाई कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर एक महिला के ऊपर एसिड फेंक दिया जाता है चेहरे के ऊपर में, चेहरा खराब करने के लिए। तो वो जो एसिड अटैक विक्टिम्स हैं जिन्होंने इस अटैक को सर्वाइव किया है उनको भी बेनिफिट्स मिलने चाहिए, कंपनसेशन वो सब वो क्लेम कर सकें। इसके लिए उन सभी विक्टिम्स को राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में कवर किया गया था। लेकिन इस एक्ट के अंदर में अभी के समय पर एक अपडेट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो कल मंडे को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह बोला है कि हम लोग उन पे तो ध्यान दे रहे हैं जिन पे एसिड अटैक हुआ है, लेकिन देश में कुछ ऐसे अत्याचार भी हैं जहां पे जबरदस्ती एसिड पिला दिया जाता है विक्टिम को। इसी को यहाँ पर क्या बोला गया है, फोर्सिबली इंजेक्शन। और केवल एसिड ही नहीं, टॉयलेट क्लीनर हो गया या दूसरे और केमिकल्स घर में साफ सफाई के लिए यूज हो वो पिला दिए जाते हैं। ऐसे केसेस में बहुत सारे डेथ के केसेस आते हैं, बट यहां पर मान लो वो सर्वाइव कर गया विक्टिम, वो बच गया विक्टिम, तो यहां पर उस विक्टिम को भी आपको राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में कवर करना होगा, क्योंकि ये अधिकार एसिड इंजेक्शन वाले विक्टिम को कवर नहीं करता है, केवल एसिड अटैक वाले विक्टिम्स को कवर करता है। तो समय आ चुका है कि भाई हम लोग क्या करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिवली इस कानून को लागू करेंगे और रेट्रोस्पेक्टिवली यहाँ पर इस कानून के बेनिफिट्स जो हैं वो एसिड इंजेक्शन वाले विक्टिम्स को भी मिलना चाहिए। ये जो वर्ड मैंने यूज़ किया है रेट्रोस्पेक्टिव, इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये कानून आया दोस्तों 2016 में। तो ऐसा नहीं है कि कल मंडे में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपडेट किया है तो कल से यह लागू होगा। 2016 के बाद से जो भी एसिड इंजेक्शन के केस हैं जहां पर ज़बरदस्ती एसिड पिलाया गया, वो व्यक्ति यहाँ पर सर्वाइव कर गया, ठीक है, उस विक्टिम को 2016 के बाद, ध्यान में रखना, अगर 2016 के बाद कोई भी ऐसा केस आया है तो वो अपना कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट के अंदर में। तो यह एक्ट वैसे ही बदलाव कल करा गया है, लेकिन इस बदलाव के अंदर में जो चीज़ें लागू होंगी वो 2016 के बाद वाले सभी केसेस के ऊपर में लागू होंगी। 2016 के बाद जो भी सिचुएशन जिसके साथ में घटित हुई है उन सबको बेनिफिट्स यहाँ पर मिलेंगे, वो क्लेम कर सकते हैं बेनिफिट्स को राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर ये जो क्लैरिटी है वो भी अच्छी तरीके से मिल चुकी है, समझ में आया कि न्यूज़ में क्या चल रहा है। अभी मैं आपको बहुत विस्तार से समझाऊंगा, सो डोंट वरी। पहले यहाँ पे हमें समझना होगा इस इशू का जो मेन बैकग्राउंड है वो क्या है। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 जिसको हमने डिस्कस किया अर्लियर, यहाँ पर ये केवल और केवल एसिड अटैक विक्टिम्स को कवर किया करता था जिसमें एसिड फेंकने के केसेस आते थे। इसमें वो विक्टिम्स नहीं थे जहां पर फोर्सिबली ज़बरदस्ती यहाँ पर एसिड को पिला दिया जाता है किसी इंसान को, इसमें वो वाली डेफिनेशन कवर नहीं की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब इस डेफिनेशन को एक्सपैंड कर दिया है और बोला है कि भाई अब इसमें एसिड अटैक सर्वाइवर के साथ साथ फोर्सिबली एसिड इंजेक्शन के केसेस भी, उन विक्टिम्स को भी शामिल किया जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर नई रूलिंग है, ठीक है। और ये डिसीजन लिया है हमारे एक जज की बेंच सूर्यकांत जी ने और जयमाला बागची ने। और ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये रेट्रोस्पेक्टिवली लागू हो रहा है, यानी कि कोर्ट ने इस चीज़ को डिक्लेयर करा है कि ये जो इंक्लूजन है उन लोगों को जो अब शामिल करा गया है, ये 2016 वो समय था जब ये एक्ट आया था। इसका मतलब जितने भी पास्ट विक्टिम्स हैं 2016 के बाद यहाँ पर किसी के साथ में ऐसा कोई हादसा हुआ है ना, तो वो भी यहाँ पर इस एक्ट के अंदर में बेनिफिट्स को क्लेम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब हादसा होगा किसी के साथ में तभी बेनिफिट्स मिलेंगे, 2016 के बाद में ऐसा किसी के साथ हादसा हुआ तो वो भी बेनिफिट्स को क्लेम कर पाएंगे, ठीक है। इसका लीगल बेसिस क्या है दोस्तों, तो स्टार्टिंग में यानी कि इससे पहले वाला यहाँ पर जो लॉ था RPWD जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और वो RPWD एग्जैक्टली क्या है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 की हम बात कर रहे हैं। तो इससे पहले वाले लॉ में इसमें एसिड थ्रोइंग वाले केसेस को ज़्यादातर कवर किया गया था, जैसे मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर इसके साथ साथ एसिड इंजेक्शन को इसमें लीगली शामिल कर दिया गया है, ओरिजिनली नहीं था, अब इसको एक्सपैंड करके, डेफिनेशन को एक्सपैंड करके सुप्रीम कोर्ट ने इसमें शामिल किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये करने के लिए अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स का यूज़ किया है जो आर्टिकल 142 में दी गई हैं। भारतीय संविधान के अंदर में आर्टिकल 142 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि किसी केस के अंदर में अगर कोई यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, टाइम लग रहा है, इसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, तो कोर्ट यहाँ पर जल्दी आएगा और अपने हिसाब से उस मैटर के अंदर में एक नया इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करवाएगा, जो अभी इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने किया। अब सवाल यह है कि सर ठीक है, सिचुएशन समझ में आ गया, लेकिन जो भी यहाँ पर विक्टिम्स होंगे, जिन विक्टिम्स की हम बात कर रहे हैं, उनको एग्जैक्ट बेनिफिट्स क्या क्या प्रोवाइड करवाए जाएंगे, क्वेश्चन यह है। बेनिफिट्स में दोस्तों सबसे पहले जो भी फोर्सेबल इंजेक्शन के
फोर्सेबल एसिड इंजेक्शन के केसेस होंगे, वो सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे डिसेबिलिटी बेनिफिट्स के लिए अंडर RPWD एक्ट। ठीक है, तो ये जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट है, इसमें जो भी बेनिफिट्स दिए जाते हैं, पहली बात वो सारे बेनिफिट्स उनको मिलेंगे। मॉनेटरी सपोर्ट और कंपनसेशन दिया जाएगा, डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड्स यहाँ पर दिए जाएंगे, एंड हेल्थ केयर और रिहैबिलिटेशन सर्विसेज के भी एक्सेस यहाँ पर मिलेंगे अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। गवर्नमेंट ने अभी पिछले कुछ समय पर कुछ स्टेप्स उठाए तो थे कि हाँ ऐसे केसेस को कवर किया जाए इस एक्ट में, लेकिन इसमें समय लगता, अमेंडमेंट होता। तो कोर्ट ने बोला भाई हम इतना इंतजार नहीं करेंगे और तुरंत हम अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्टिकल 142 का यूज़ करके इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करवा रहे हैं थ्रू द जुडिशियल इंटरवेंशन, जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर किया। तो कोर्ट यहाँ पे सजेस्ट भी करता है भाई हमें एक बहुत ही डिटेल्ड कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है फॉर दी एसिड अटैक सर्वाइवर, जिनके ऊपर भी एसिड अटैक हो रहा है उनके लिए डिटेल्ड पॉलिसी की आवश्यकता है। ठीक है, ताकि उनको यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट दिया जा सके, ट्रीटमेंट में सहायता मिल सके, रिहैबिलिटेशन के लिए उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके, उनकी प्रोटेक्शन हम कर सकें। तो इसके लिए यहाँ पर एक बड़ी स्ट्रैटेजी की हमको आवश्यकता है। अब इस जजमेंट का मेन इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई डिसेबिलिटी रिकग्निशन में जो एक लूप होल था, एक कमी थी कि भाई जो एसिड इंजेक्शन वाले केस हैं वो यहाँ पर बेनिफिट्स क्लेम नहीं कर पा रहे थे, अब वो भी बेनिफिट्स को क्लेम करवा पाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पर हर एक प्रकार के एसिड अटैक सर्वाइवर्स को इक्वल प्रोटेक्शन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट देने की बात कर रहा है। तो जो कमी थी दोस्तों, उस कमी को यहाँ पर दूर कर दिया गया है। अब कभी भी भविष्य में आपने ये टॉपिक रिवाइज करना हो तो यू कैन रिवाइज फ्रॉम दीज रिविजन पॉइंटर्स कि RPWD एक्ट 2016 है क्या, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस डेफिनेशन को किस प्रकार से एक्सपैंड किया है, जजमेंट क्या है, आर्टिकल 142 क्या है, एंड विक्टिम्स वाला ये केस उनको कौन कौन से प्रकार के बेनिफिट्स मिलेंगे, और ये बाकी सारे बचे कुछ रिविजन पॉइंटर्स, एंड दैट्स ऑल। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर आती है आपके सामने, ये इसमें हम बात कर रहे हैं अपने GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी के हिसाब से हम बात करेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। आर्टिकल में यहाँ पर बोला जा रहा है क्या प्राइम मिनिस्टर ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट कर दिया था कुछ दिनों पहले 18 अप्रैल को। मामला क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं आर्टिकल, ये न्यूज़पेपर में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज पे पब्लिश किया गया है। ठीक है, वी वेंकटेशन ने यहाँ पर इस टॉपिक को लिखा हुआ है। इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की हम चर्चा करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के कुछ प्रोविजंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, एंड यहाँ पे जो वायलेशन है वो होता क्या है स्पेशली, उसके बारे में भी यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन होने वाला है। चलिए तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इस इशू का मेन बैकग्राउंड समझ लेते हैं। हुआ एक्चुअली में ये बात है 18 अप्रैल की। 18 अप्रैल में प्रधानमंत्री जो है प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी, ये ब्रॉडकास्ट लाइव करते हैं। लाइव आते हैं दूरदर्शन, सनसन टीवी और उसके साथ साथ ऑल इंडिया रेडियो। सनसन टीवी, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, इस पे इन्होंने लाइव एक स्पीच दी, और अपनी स्पीच देने के दौरान लाइव देश भर में, और ये सारे के सारे सरकारी मीडिया चैनल्स हैं, याद रखिएगा स्टेट मीडिया चैनल्स हैं, सनसन टीवी, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, ये सब सरकारी आउटलेट्स हैं। अब स्टेट मीडिया के थ्रू एक स्पीच देते हैं और ये ओपोजिशन पार्टी को क्रिटिसाइज करते हैं लाइव, और वोटर्स को यहाँ पर थोड़ा सा अर्ज करते हैं, वोटर्स को पुश करते हैं कि भाई इन ओपोजिशन पार्टी को हम सज़ा देंगे, आप सज़ा दोगे इलेक्शन के अंदर में अपना वोट देकर। तो इसी के आधार पे जो राइटर हैं इस आर्टिकल में वो अपना चिंता ये व्यक्त कर रहे हैं, क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है, क्या ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का वायलेशन नहीं है। अब पहले तो आपको ये समझना होगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है। देखो भाई, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सबसे पहली बार लाया गया था केरला की सरकार के थ्रू 1960 में। बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको फॉर्मलाइज किया 1968 के अंदर में, फिर 1974 में इसमें बदलाव करे गए, फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होना शुरू हो गया। स्ट्रिक्ट तरीके से जब ये लागू हुआ वो 1991 का समय था। TN सेशन इनके अंडर में दोस्तों यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने लग गया था देश में। अच्छा, ये होता क्या है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और लगता कैसे? देखो, जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी स्टेट के अंदर में मान लो इलेक्शन का टाइम आ चुका है, तो इलेक्शन को जैसे ही वो अनाउंस कर देते हैं, तो अनाउंस करने के बाद में अब अलग अलग ये जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ रही हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े लेवल पर वो प्रचार कर रहे हैं अपना, तब वो कैंपेनिंग नहीं कर सकते। याद रखना, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्केड्यूल कर देता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पर सब चीज़ें मेंशन कर दी हैं। ठीक है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पर फोर्स में कब आता है? फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन स्केड्यूल। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन घोषित कर दिए कि भाई इस तारीख को इलेक्शन है, सब कुछ अनाउंस हो चुका है, उसके बाद यहाँ पर ये पॉलिटिकल कैंपेनिंग नहीं हो सकती। उससे पहले जितनी पॉलिटिकल कैंपेनिंग करनी है वो सारी की सारी पॉलिटिकल कैंपेनिंग आप कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर,
ये पर्टिकुलर यहाँ पर आप कह सकते हैं केस है। इस केस को यहाँ पर डिस्क्राइब किया और इस केस में यहाँ पर बोला था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक्ट करने की ज़रूरत है जहाँ पर लॉ साइलेंट हो जाता है, कानून काम नहीं करता। वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को काम करने की ज़रूरत है। अब देखो एक्चुअली में होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहता क्या है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में भी स्पेसिफिकली यहाँ पर इसका एक पार्ट है, पार्ट नंबर 7। इसको थोड़ा सा एग्जामिनेशन के लिए याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है। जो पार्ट नंबर 7 है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, जो पार्टी पावर में होती है उसके लिए कुछ बातें कहता है कि जो रूलिंग पार्टी जो ऑलरेडी सरकार चला रही है, अब इलेक्शन होने वाले हैं, कोई रूलिंग पार्टी है, तो यहाँ पर वो अपनी ऑफिशियल विजिट्स को, मान लो किसी जगह पर ऑफिशियल विजिट है, तो ऑफिशियल विजिट को इलेक्शन कैंपेन के साथ में जोड़ नहीं सकती। मतलब वो गए थे ऑफिशियल विजिट के लिए, कुछ काम करने के लिए, कुछ घोषणा करने के लिए, स्पीच वगैरह देने के लिए यहाँ पर गए थे, लेकिन आप उसको अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग से जोड़ नहीं सकते। ये बात क्या कहता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पार्ट नंबर 7, ये बात कहता है। तो राइटर साहब यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई इसका मतलब ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर ने देश में ब्रॉडकास्ट लाइव किया, तो स्टेट मीडिया यानी सरकारी मीडिया चैनल्स के थ्रू ये जो गवर्नमेंट मशीनरी है इसका यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पार्ट नंबर 7 दूसरी बात ये कहता है। पहली बात तो आप ऑफिशियल विजिट के साथ इलेक्शन कैंपेनिंग को नहीं जोड़ेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप सरकारी जितनी भी मशीनरी है, सरकारी सहयोग का इस्तेमाल नहीं करोगे अपने इलेक्शन पर्पस के लिए, है ना। तीसरी चीज़ यहाँ पर कभी भी जो ये पब्लिकली फंडेड मीडिया है इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये पार्ट नंबर 7 कहता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। तो राइटर साहब कहते हैं क्या ये पार्ट नंबर 7 इस केस में लागू नहीं हो जाता कि जब ब्रॉडकास्टिंग की गई, लाइव ब्रॉडकास्टिंग की गई, स्पीच दे रहे थे पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स के माध्यम से, पहला तो वायलेशन ये हुआ कि सरकारी मीडिया चैनल्स थे, स्टेट मीडिया चैनल जिसके माध्यम से आवाज़ उठाई जा रही थी, ठीक है, पहला वायलेशन ये। फिर उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने काम किया है, मतलब देखो होता यह है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट स्पीच के कंटेंट पे ध्यान नहीं देता कि भाई आप क्या बोल रहे हो। आप वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये ध्यान देता है कि आपने पब्लिक रिसोर्सेज का यूज़ तो नहीं किया है। तो राइटर साहब कहते हैं यहाँ पे पब्लिक रिसोर्सेज का यूज़ हुआ है, स्टेट मीडिया, सरकारी मीडिया, पब्लिक रिसोर्स का यहाँ पर यूज़ होता है, वहाँ पे जाके स्पीच देना, तो क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है या नहीं, ये नहीं पता चल रहा। ये बात यहाँ पर आर्टिकल में राइटर साहब ने मेंशन की है। अब होता क्या है, ये केस यहाँ पर बहुत सारी जगह पर ये कंप्लेंट्स उठाई गई हैं, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर में थोड़ा सा अपना डिस्कशन करेगा, बातचीत करेगा, लेकिन वो थोड़ी देर बाद करेगा, थोड़े टाइम बाद करेगा, तो हमको उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन अभी प्रश्न आता है दोस्तों कुछ लीगल फ्रेमवर्क के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। ये तो हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट डिस्कस किया। फिर अलग से एक सेपरेट नियम आता है हमारे पास में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। ये भी इसी प्रकार से लिमिटेशन को लगाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सबसे बड़ा लिमिटेशन आप देखोगे सेक्शन नंबर 123 क्लॉज नंबर 7। यहां पर आप समझ रहे हैं ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर में सेक्शन 123 क्लॉज 7 क्या कहता है, यूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। ये कहता है कि जब आप लोग यहाँ पर गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल करोगे इलेक्शन के अंदर में कुछ ना कुछ गेन हासिल करने के लिए, तो वो करप्ट प्रैक्टिस डिक्लेयर करी दी जाती है। तो ये कहते हैं यही चीज़ यहाँ पर भी हुआ है कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स का यूज़ करना, गवर्नमेंट स्टेट मीडिया चैनल का यूज़ करना, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के स्टाफ का यूज़ करना, ये सब चीज़ें इसी सेक्शन में आता है। तो क्या ये वायलेशन नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर स्पीच के कंटेंट की बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि रिसोर्सेज का यूज़ करना और फिर उसके बाद में यहाँ पर अपने इलेक्शन गेन के पर्पज से कुछ इस प्रकार की बात कह देना। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब दोस्तों मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जब बात आती है तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, ओपन टेक्सचर है। तो ये कई बार फोकस करता है एथिकल यूज़ ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज के ऊपर में, कि भाई अगर सही तरीके से यूज़ हो रहा है पब्लिक रिसोर्सेज का तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत तरीके से यूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, जबकि यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कई सारे लिमिटेशंस भी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो जो कानून होता है वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर देता है, जबकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये बड़े एथिकल कंडक्ट को दिखाता है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में बहुत सारी चीज़ें पार्ट नंबर 7 में मेंशन करी गई हैं, जो बेसिक तौर पे अगर देखा जाए तो दिखाता है कि प्राइम मिनिस्टर की स्पीच एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करती है। ये बात आर्टिकल में राइटर साहब मेंशन करते हैं। तो क्वेश्चन यह है, क्या मतलब सारा सार क्या निकलता है कि क्या पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स का यूज़ किया जा सकता है कैंपेनिंग मैसेजिंग के लिए? तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर में तो नहीं यूज़ किया जा सकता। ध्यान में रखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर में एथिकल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स हैं ये हमेशा न्यूट्रल होने चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शंस।
तो ये कंट्रोवर्सी आज के समय पर एक बढ़ती हुई नज़र आ रही है। फिर सवाल यहाँ पर यह है कि व्हाई हैज़ द इलेक्शन कमीशन नॉट एक्टेड येट? कि अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो गया तो सबसे पहले तो भाई इलेक्शन कमीशन को पता चलना चाहिए था। तो इलेक्शन कमीशन ने एक्शन नहीं दिया। ये कैसा आर्टिकल लिख दिया गया न्यूज़पेपर के अंदर में? तो इलेक्शन कमीशन के पास में डिस्क्रिशनरी पावर है अंडर आर्टिकल 324। तो जो लैक ऑफ एक्शन है इज नॉट ड्यू टू लीगल लिमिटेशन। ऐसा नहीं है कि कानून के नज़रिए में ये चीज़ें गलत नहीं है, तो मतलब एक्शन नहीं लिया गया, नहीं, ये इनका चॉइस था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंटरवेंशन नहीं किया इस पर्टिकुलर मैटर में, उनकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। देन अभी ये कह रहे हैं कि बहुत सारी कंप्लेंट्स उठाई गई हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये कंप्लेंट जा चुकी है। तो वेट कर रहे हैं जुडिशियल क्लैरिटी का कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर अपनी क्या क्लैरिटी देता है रिगार्डिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये कहते हैं कि होपफुली यही होना है कि कोर्ट भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की मजबूती को बरकरार रखेगा, इसकी क्रेडिबिलिटी को मजबूत करेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर अगेन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की क्रेडिबिलिटी और उसके एनफोर्समेंट के ऊपर में ढेर सारे कह सकते हैं प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे, क्वेश्चन मार्क्स लग जाएंगे। आई होप आपको ये भी क्लैरिटी मिल जाए। समझ में आ गया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, क्या मैटर चल रहा है। हमने पार्ट नंबर 7 डिस्कस किया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का क्या कहता है, क्योंकि पार्ट नंबर 7 ही आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ ये क्या है। तो ये रूलिंग पार्टी को रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि भाई आप गवर्नमेंट मशीनरी या पब्लिक मीडिया का यूज़ नहीं कर सकते फॉर योर इलेक्टोरल गेन्स। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये रहे रिवीजन पॉइंटर। एमसीसी का ओरिजिन कैसे हुआ, केरला से ओरिजिन हुआ। पार्ट नंबर 7 ऐड हुआ था 1979 में, और वही पार्ट नंबर 7 क्या कहता है, यही दो मेन मुद्दे हैं जो आपने रटे होने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। चलिए अब यहाँ पर सबसे पहली बात आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब उसी आर्टिकल की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पर मतलब रिवीजन पॉइंटर के फॉर्म में यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो होपफुली आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुका है। अब चलिए देखते हैं कितना अच्छे से क्लियर हुआ है। 3 क्वेश्चन है, 3 आर्टिकल हम डिस्कस किए क्योंकि न्यूज़पेपर में ज़्यादा कंटेंट है नहीं। तो फटाफट चेक करिएगा कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने प्रेजेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लैंड सब्सिडेंस। लैंड सब्सिडेंस को लेकर 3 स्टेटमेंट हैं, बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, क्या ये होता है एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की वजह से, जब आप ज़्यादा ज़मीन के नीचे से पानी निकाल लेते हैं तो क्या ये ज़मीन धंस सकती है नीचे। दूसरा, ये जो लैंड सब्सिडेंस है इसको बेस्ट तरीके से मॉनिटर किया गया है सैटेलाइट बेस्ड रडार सिस्टम के माध्यम से। क्या सैटेलाइट बेस्ड रडार सिस्टम से इसको मॉनिटर किया जा सकता है। तीसरा कहता है कि ये जो ज़मीन धंसती है ये केवल और केवल टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट्स की वजह से धंस सकती है और किसी कारण की वजह से नहीं धंस सकती। तो बताएं दोस्तों तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट एग्जैक्टली सही है। ऑप्शन नंबर है 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट को लेकर 3 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है बताइए। पहला कहता है कि भाई ये जो एक्ट है 2016 का, ये ओरिजिनली जो विक्टिम्स होते हैं ऑफ बोथ, ध्यान रखना ये 2-3 वर्ड हैं, वर्ड का खेल है, इसको अच्छे से समझना और इसका आंसर देना कि ये जो अधिकार है ये ओरिजिनली विक्टिम्स जो होते हैं एसिड अटैक के विक्टिम्स या फोर्सिबली एसिड इंजेक्शन के विक्टिम्स, दोनों को ही यहाँ पर ये प्रोटेक्ट करता है ये पर्टिकुलर एक्ट। दूसरा स्टेटमेंट कहता है सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो स्कोप है उसको एक्सपैंड कर दिया है, मतलब इस राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के स्कोप को एक्सपैंड कर दिया है आर्टिकल 142 का यूज करके। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि हाल ही में जो रूलिंग हुई है इस राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट को लेकर, ये रूलिंग यहाँ पर अप्लाई होती है रेट्रोस्पेक्टिवली। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विद रेफरेंस टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर 3 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है ये बताना है। पहला, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक स्टैच्यूटरी लॉ है जिसको पार्लियामेंट के थ्रू एनैक्ट करा गया है, लागू करा गया है। सेकंड, पार्ट नंबर 7 जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, ये डील करता है विद द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पार्टी इन पावर। पार्ट नंबर 2 मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का डील करता है विद द रिस्ट्रिक्शंस, ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है उन पार्टी के ऊपर जो पावर में है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये लागू हुआ था, मतलब ये लागू होता है ओनली आफ्टर पोलिंग बिगिंस, जब इलेक्शन में वोटिंग शुरू हो जाती है उसके बाद ही यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर है 1 एंड 2 ओनली, बी 2 ओनली, सी 2 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। चलिए ये हो गए दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे डिस्कशंस। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर हुई होंगी। और आज के लिए सेशन में इतना ही, कोई ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, जैसे स्टार्टिंग में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था, है ना, कि हमारा जो न्यूज़पेपर है वो थोड़ा सा आज बेकार सा है,
और इवन इंडियन, मैंने सोचा इंडियन एक्सप्रेस में कुछ होगा, वहाँ पर भी सब इलेक्शन से रिलेटेड भरा पड़ा है। लेकिन द हिंदू में ही चलो खोज खाच के कुछ काम की चीज़ें मिल गई हैं, और जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता सिंपली क्योंकि आपने देखा सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपने इस सेशन को स्टिक किया हुआ है। बाकी जितने भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे यहाँ तक आ चुके हैं, मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि डेली बेसिस पे इन वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। चलिए आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।